Hello dear students, so today CA Inter Advanced Accounting Gen 25 पेपर काफ़ी मैंने अच्छे से स्टडी किया, गो थ्रू किया, प्लस पूरा पेपर सॉल्व किया। बेसिकली आई एम इनटू टीचिंग ऑफ प्रैक्टिकल टॉपिक्स, सो मैंने 5 प्रैक्टिकल टॉपिक्स के जो सम्स थे, मेन सम्स, वो सब सॉल्व कर दिए। तो दोस्तों हम फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारे आज के पेपर में क्या था। पेपर कुछ टॉपिक्स काफी इजी थे, कुछ सम्स थोड़ा ट्रिकी थे, बाकी खास कुछ डिफिकल्टी लेवल वाज नॉट वेरी हाई विथ रेस्पेक्ट टू दीज 5 टॉपिक्स: इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन, कंसोलिडेशन, बायबैक एंड ब्रांच। बेसिकली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा इन्होंने एडजस्टमेंट्स को ट्रिकी बनाया है, हम पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उसका डिटेल मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के टॉपिक की बात करते हैं। लेट्स स्पीक अबाउट इट। दोस्तों हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक सेकेंड, यस, Sustain Limited is incurring losses due to adverse market conditions। दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे, आपका यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस में यू हैव लॉस ऑफ 2,50,000, जिसको फॉर श्योर हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। इन्होंने यहाँ पे हमें डिबेंचर्स दिए हैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में, और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग दिया है। ये डिबेंचर इस सम का ना ट्रिकी पॉइंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो ध्यान से हमें समझनी पड़ेंगी। आप अगर ध्यान से देखेंगे, हमारे कुछ शेयर्स ना पार्टली पेड अप हैं। 25,000 इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स हैं, फुली पेड अप हैं, उनका डिविडेंड इन अरियर्स है, ठीक है। डिबेंचर्स 4.5 लाख रुपए के हैं। हमारे पास एक इंटेंजिबल असेट गुडविल पड़ा है, फॉर शेयर इसको राइट ऑफ करने को बोला है। अच्छा, अब बात करते हैं, let's talk about the adjustments। Number 1, uncalled capital is to be called up। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम इसको कॉल करेंगे। हमने क्या किया, मैंने एंट्रीज ऑलरेडी पास कर दी हैं। फाइनल कॉल ड्यू किया और फाइनल कॉल रिसीव कर लिया। 25,000 शेयर्स इंटू 250,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद दी सच शेयर्स एंड अदर फुली पेड अप शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड टू 5। तो इसकी अपने को रिडक्शन करके आधा करना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 7.5, 10 रुपए वाले कैंसिल किए, 5 वाले इशू किए, और बाकी 5 रुपया कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर। लेकिन याद करना, इसमें हमने टोटल शेयर्स को रिड्यूस किया है। टोटल मतलब 50, 25, टोटल 75,000 शेयर्स, बिकॉज अब सब फुली पेड अप हो गए। सब क्या हो गए, फुली पेड अप। उसने खुद ही बोला है कि भाई सब शेयर्स को आप रिड्यूस करो। फिर हमने अगला एडजस्टमेंट बात करते हैं। बोलता है प्रेफरेंस शेयर्स एक्सेप्ट अ रिडक्शन ऑफ 2.5, मतलब विल कन्वर्ट डाउन टू 7.5। तो 2.5 रुपए का हमें कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करेंगे। 3 लाख का है 10 रुपए वाले, 7.5 2.25 लाख रुपया, और बाकी 2.5 रुपया ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन, ओके। इन एक्सचेंज, अच्छा इनका रेट ऑफ डिविडेंड भी मैंने बदल दिया, बोला परसेंटेज अब नया होगा, अब पहले 8 था, अभी 9% हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद बोलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल फॉरगो क्लेम ऑफ डिविडेंड फॉर 1 ईयर। देखो अरियर्स ऑफ डिविडेंड इज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, और अगर आप अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कैंसिल करते हैं कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन 3 साल का अरियर्स में है। 1 इक्विटी शेयर ऑफ 5 ईच इज टू बी इशूड फॉर द रिमेनिंग अरियर्स, मतलब बाकी 2 साल का जो अरियर्स ऑफ डिविडेंड है उसके बदले में हमें क्या देना पड़ेगा, इक्विटी शेयर्स। तो आपका 3 लाख का कैपिटल है, 8% तो 24,000 1 साल का हुआ, 2 साल का 48,000। हमने 48,000 का अरियर्स ऑफ डिविडेंड पे किया बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। जब भी आप अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करते हैं, यू डेबिट कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, डन। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्टर एक्स होल्ड्स 10% डिबेंचर्स, 250, क्रेडिटर भी है वो 50 का, एंड ही एग्रीड टू कैंसिल 50% ऑफ हिज डेट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स।
तो आप उसका जरा डेट देख लो, ये मैंने कैलकुलेशन किया है, उसका 2.5 लाख रुपए का डिबेंचर्स है, 50 का वो क्रेडिटर भी है, और टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आप अगर देख लो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बच्चों 45,000 है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया भाई 10% डिबेंचर्स है, 10% 45,000 4.5 लाख का होता है, लेकिन हमारे मिस्टर एक्स के पास तो 2.5 लाख के डिबेंचर्स हैं, तो उसका 10% प्रोपोर्शनेट लेंगे ना, 25,000। तो ये जो 45,000 का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, ये पूरा एक्स का नहीं है, इसमें बाकी डिबेंचर होल्डर्स का भी इंक्लूड होगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो सबको ही एक साथ देते हैं ना हम लोग। तो बच्चों यहाँ पे आई सेड 25,000, 45 को मैंने 250 अपॉन 450 के रेशो में डिवाइड कर दिया, तो आपका टोटल क्लेम जो है 3.25 लाख रुपए का है, जिसका 50% वेव कर दिया 162,500, और ये कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। फिर उसने आगे कुछ और बोला है, इसने बोला है कि वो लोग 20,000 रुपया और देंगे। अच्छा, तो ठीक है, तो जो उन्होंने दिया मैंने ऐड कर दिया, ये इनका बैलेंस क्लेम है, इसमें 20,000 और उन्होंने दिया, मैंने ऐड कर दिया, अब बचा उनका टोटल 182,500, और बोला है इसके बदले में आप उनको 12% नए डिबेंचर दे दो। ठीक है, तो हमें उनको ये 12% नए डिबेंचर 182,500 के देने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, एंट्री डिबेंचर डेबिट करके खत्म, क्रेडिटर खत्म, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट खत्म, और इसने हमें 20 कैश दिया, तो मैंने 20 कैश को डेबिट कर दिया, और इसका सामने 162,500 वेव ऑफ करना है, तो कैपिटल रिडक्शन में डाल दिया, 182,500 डाल दिया हम लोगों ने नया डिबेंचर टू 12% डिबेंचर्स। अच्छा, ये सब ठीक था। अब आता है इस सम का थोड़ा मजबूत पॉइंट, द रिमेनिंग क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। देखो 4.5 लाख रुपए में से आपने 2.5 लाख का हिसाब कर लिया, मतलब रिमेनिंग क्लेम कितना हुआ, 20,000, इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग 2 लाख, उसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना होगा, 20,000, मतलब रिमेनिंग क्लेम इज 220। क्या करना है इस रिमेनिंग क्लेम का, बोला है is to be reduced to 60%, reduced to 60%, मतलब रिडक्शन कितना होगा सर, अगर 60% तक लेके जाएंगे तो 40% का रिडक्शन करेंगे। हाँ सर, तो 40% का रिडक्शन कितना होता है, देखो आपका मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके रखा है, 2 लाख का डिबेंचर्स है, ठीक है, और एक सेकेंड, और 20 का इंटरेस्ट है, 2 का 40% रिडक्शन है, एंड 40% 88,000 होता है। ठीक है, इन कंसीडरेशन ऑफ रिडक्शन, मतलब इस रिडक्शन के बदले में क्या करना है आपको, द डिबेंचर होल्डर्स आर टू रिसीव न्यू 9% प्रेफरेंस शेयर्स एट न्यू फेस वैल्यू, मतलब नया फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स का 7.5 रुपया है, मतलब उनको उस रिडक्शन के बदले में नए प्रेफरेंस शेयर्स दे देंगे, रिडक्शन के बदले में, बैलेंस के बदले में नहीं। और रिडक्शन बोले तो 88,000। अब यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में ट्रिकी कैलकुलेशन आ रहे हैं। हम जब 88,000 को 7.5 रुपए का एक शेयर है ना, तो अगर 7.5 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट में नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो पॉइंट में ले नहीं सकते, 11,733.33, तो मैंने 11,733 इंटू 7.5 ये शेयर्स ले लिए। अच्छा, बाकी जो फ्रैक्शन आया उसका क्या करेंगे, तो कोई बोलेगा सर इसका आप कैश दे दो, बट मैं बोलूंगा क्योंकि ये रिडक्शन में जा रहा है, आई वुड प्रिफर कि हम इसका मतलब अजम्पशन ही लेना है, क्लियर नहीं है, आई डोंट नो, मैंने 2-3 बार कैलकुलेशन चेक किया कि कहीं देखो जब भी ऑड फिगर आते हैं, पॉइंट में आते हैं, तो आप ना उसको 1-2 बार पक्का चेक किया करो, तो ही आगे बढ़ने का। तो फ्रैक्शन जो है उसको या तो कैश में लेना पड़ेगा या कैपिटल रिडक्शन में, और फ्रैक्शन 0.33 इंटू 7.5 2.5 रुपये 2.5 रुपए का है, 2.5 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। अब यहां पे
देखो रिडक्शन के बदले में शेयर्स देने हैं। वैसे क्या होता है, कितने शेयर्स देने हैं लिखा होता है, यहां पे लिखा नहीं कितने शेयर्स देंगे, बोला रिडक्शन के बदले में शेयर्स देंगे तो दे दिए। लेकिन पॉइंट में आने से डिफरेंस को या तो कैश में या तो कैपिटल रिडक्शन में, मैंने एंट्री में इसको कैपिटल रिडक्शन में डाल दिया है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 80,000 और 8,000। देखो बाकी 60% डिबेंचर्स का क्या करना है, आइडियली वो 60% डिबेंचर्स कैरी फॉरवर्ड होंगे, लेकिन इंस्टीट्यूट ने इसका भी गेम खेला है, एडजस्टमेंट नंबर 11 में कुछ अलग ही बात करेगा इसकी। तो होल्ड ऑन, एज ऑफ नाउ टिल दिस पॉइंट व्हाट इज टू बी डन, ये जो बचा हुआ 60% है ये कैरी फॉरवर्ड करके बैलेंस शीट में लेना चाहिए। चलो ये जो आपका 40% है डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट मार के कैंसिल कर दिया, तो उनको बदले में प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल दे दिया, क्योंकि राउंडिंग ऑफ आ रहा है तो ₹2.5 का हमने कैपिटल रिडक्शन का एंट्री कर दिया, और टू कैश करेंगे। एक्चुअली कुछ क्लियर नहीं है, तो ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि इधर की क्या करना है, समझा क्या। देखो अगर ये अमलगमेशन होता है तो हमको याद है कि पीसी में फ्रैक्शन आया तो कैश में आपको उसको सेटल करना है, ये पीसी वीसी नहीं है। हाँ ध्यान देना इस बात का। कोई बोलेगा सर हमने तो फ्रैक्शन का कैश सुना था, अरे वो अमलगमेशन AS 14 में सुना था आपने। हाँ मिक्स नहीं करने का। टैक्सेशन लायबिलिटी सेटल करो, 1/20 पे कर दिया भाई, 20 का रिडक्शन कैपिटल रिडक्शन, ज्यादा पे किया लॉस बुक कर दिया। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की 2.5 लाख की वैल्यू कर दो, तो उसकी वैल्यू हमने घटा दी। इन्वेस्टमेंट 280 के हैं, 250 30 कम किया। उसके बाद RDD बुक किया, प्लांट एंड मशीनरी 20% कम किया, सब मैंने कर दिया एडजस्टमेंट, ऑल डन। अच्छा ओके, अब इसमें एक और चीज बोली है, इन्वेंट्री इक्वल टू 1 लाख बुक वैल्यू विल बी टेकन ओवर बाय रिमेनिंग क्रेडिटर्स। अच्छा बाकी क्रेडिटर्स कितने हैं, देखो अभी X जो है ना, ही इज द क्रेडिटर फॉर 50,000 रुपीज। हमारे बाकी क्रेडिटर्स का अमाउंट अगर हम देख लें, हमारा टोटल ट्रेड देखो 3.5 पेज का तो बच्चों क्वेश्चन है, 3.5 पेज का तो क्वेश्चन है। तो आज का पेपर का आप लेंथ देखेंगे, अमलगमेशन का क्वेश्चन 2.5 पेज का क्वेश्चन है, 2.5 पेज का, 3.5 पेज का ये 9-10 पेज का तो MCQ का देखा मैंने, वो पहला 30 मार्क का जो आता था, तो कितना बड़ा पेपर बनाया है। ठीक है, अच्छा ऐसा कुछ पेपर ज्यादा लेंदी नहीं था, लेकिन कहीं अगर हम स्टक हो जाते हैं तो वहां पे हमें दिक्कत आती है। अच्छा ट्रेड पेएबल हमारा है बच्चों, लेट्स फोकस ऑन दिस। किधर गया भाई, 31, अरे 31 में अपने को देखो 50 का हमने मिस्टर X क्रेडिटर था, उसका हमने सेटलमेंट कर दिया, तो बाकी क्रेडिटर कितना बचा सर, 80,000 का बचा। भाई तुम किधर चले गए, हाँ बाकी 80,000 का क्रेडिटर बचा, और 80,000 का क्रेडिटर को हमने इन्वेंट्री 1 लाख रुपए का दे दिया। कुठे आए तुम्ही, हाँ ये देखो हमने इन्वेंट्री दे दिया क्रेडिटर्स को, 80,000 के क्रेडिटर को 1 लाख का इन्वेंट्री दिया, 20 का लॉस बुक कर दिया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट RDD मशीन को भी हमने रिडक्शन किया। एक बहुत ही बढ़िया एडजस्टमेंट इन्होंने देके रखा है, वो एडजस्टमेंट है कंपनी विल फर्दर इशू 12% डिबेंचर्स ऑफ सच अमाउंट, जो यहाँ पे कितना अमाउंट नको बताया, कंडीशन डाला है, विच इज सफिशिएंट टू पे ऑफ बैंक ओडी, बैंक ओडी पे हो जाना चाहिए, एंड अदर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। ये अदर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज कौन से बच गए, ये जरा देख लेते हैं। अदर आउटस्टैंडिंग, अब आप ध्यान से देखो, हाँ अरे भाई एक सेकेंड, हाँ अदर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, हाँ देखो ट्रेड पेएबल क्लियर हो गया, हाँ सर पेड 50 और 80 करके सेटल कर दिया। बैंक ओडी अभी देना है, बैंक ओडी अभी लेंगे। अदर करंट लायबिलिटीज इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट की जगह बात करेंगे तो हमारा 12,000 का इंटरेस्ट अभी भी देना बाकी है। कैसे, 25 का इंटरेस्ट मिस्टर X का सेटल हो गया, और बाकी 20 में से 40% सेटल हो गया, तो 20 का 60% 12,000 पेंडिंग है,
अदर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 12,000 का इंटरेस्ट देना है। और अगर मैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स की बात करूं तो 2.5 लाख का डिबेंचर्स पहले सेटल हो गया, 80,000 का अभी सेटल किया, और बाकी 1.20 का बैलेंस बच गया। तो अदर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज में ये दोनों रह गए। कौन से दोनों रह गए, मैं सर्कल करता हूं। देखो बच्चों, एक ये और ये, मतलब 1,32,000। तो आपको बैंक ओडी भी पे करना है। बैंक ओडी कितना पे करना है, 65। तो ये 3 पेमेंट्स आपको करने हैं। अच्छा, तो आपको क्या बोलता है, ये बोलता है कि आप क्या करो, इतना डिबेंचर इशू करो कि आप बैंक ओडी पे कर दो, प्लस आप बाकी अदर लायबिलिटीज बचे हुए भी क्लियर कर दो। मैंने क्या बोला, डिबेंचर्स का एडजस्टमेंट 11 में फिर कनेक्शन बिठाया है। एंड उसके बाद 85 का बैंक बैलेंस बचना चाहिए। देखो क्वेश्चन में बैंक बैलेंस 0 है, आप देख लो। करंट असेट्स में आप देख लो, देयर इज नो बैंक बैलेंस। तो एज ऑफ नाउ मैंने क्या किया, मैं वर्किंग सिस्टमेटिकली लिखने का काम आप करना, मैं खाली सॉल्व करके दे रहा हूं। मैंने क्या किया, कैश एंड बैंक अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस 0 है, बैंक ओडी पे किया, अदर लायबिलिटीज पे किया, बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस 85 रखा। जितना भी कैश कम पड़ा उतने के बैलेंसिंग फिगर, डेबिट साइड पैसा चाहिए अपने को, उतने के नए डिबेंचर इशू किए। ये आ गया 2,82,000। और आप इसमें से ये लायबिलिटीज फिर पे कर दो, बैंक ओडी, डिबेंचर्स, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पे भी कर दिया हमने। ठीक है, इसके बाद कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को बोला है इन्होंने, यूज करो लास्ट में, लास्ट एडजस्टमेंट अगला पेज पे है। अमाउंट अवेलेबल यूटिलाइज, गुडविल राइट ऑफ करो, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, और इन्वेंट्री जो बच गया है तो मैंने तीनों राइट ऑफ किया। जो बाकी बचा कैपिटल रिडक्शन में वो ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। एरर्स एंड ओमिशंस देख लेना, मतलब conceptually nothing will be wrong in discussion and logically conceptually all right। कैलकुलेशन मैंने थोड़ा तक जल्दबाजी में किया है, तो 19-20 होगा तो वो आप संभाल लेना बाकी, ठीक है ना। क्या ये पेपर ऐसा सॉल्व, अच्छा इन्होंने बोला है कि आपको शेयर कैपिटल का नोट बनाना है। कुछ नहीं, पुराने शेयर 25, 50, 75,000 शेयर्स थे, प्लस हमने कुछ शेयर्स और इशू किए नए। किसके बदले में इशू किए आप देख लो, अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड को शेयर्स इशू किए, जोड़ दो। प्लस हमने प्रेफरेंस शेयर्स पुराने हैं वो भी ले लेंगे, प्लस हमने अभी 1 ऑड वाला आ रहा था ना, 1 डिबेंचर्स के अगेंस्ट में नए प्रेफरेंस शेयर इशू किए, जोड़ दो और नया फेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, रेडी विद द शेयर कैपिटल। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन होगा amalgamation। I'll discuss 5 questions, 5 all practical topics। लाइट एंड ब्राइट 2 वेंडर कंपनीज हैं, इन दोनों को अमलगमेट करने के लिए एक नया कंपनी बनाया गया। उस कंपनी का नाम है रेम्बो लिमिटेड। फॉर्म टू अक्वायर असेट्स लायबिलिटीज ऑफ बोथ द कंपनीज। थोड़ा इसमें ना एक अच्छा ट्रिकी पॉइंट है। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपने स्टार्ट में गलती किया तो गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान देना, assets were acquired at book values except land building of light revalued at 62। एक ही असेट को रिवाइज किया है, बाकी असेट बुक वैल्यू पे। ये कहना चाहता है कि आप असेट्स भी सब ले रहे हैं, लायबिलिटी भी सब ले रहे हैं, और एक असेट छोड़ के बाकी सब बुक वैल्यू पे ले रहे हैं, और एक असेट रिवाइज्ड वैल्यू पे ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये बहुत जबरदस्त एडजस्टमेंट है, ये कुछ नया है। इन्होंने यहाँ पे हमें टेस्ट करने की कोशिश की है। अदर असेट्स ऑफ ब्राइट लिमिटेड आर ऑब्सोलीट, आर स्क्रैप्ड, सोल्ड फॉर 50 बाय ब्राइट इटसेल्फ बिफोर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बाय रेम्बो। ये क्या बोलता है, अमलगमेशन से पहले ब्राइट ने अपने अदर असेट्स को बेच दिया 50,000 में। इसका मतलब ये बच्चों कि हमें अमलगमेशन से पहले ब्राइट के असेट्स को, अदर असेट्स को बेचने का एक एंट्री करना पड़ेगा। मैं उसका एक वर्किंग बना दिया हूं, देखो उसकी बुक वैल्यू आप देख लो 1.75 लाख है, रुपीज इन लैक्स है,
और उसकी सेलिंग प्राइस 50,000 है और आप उसको लॉस पे सेल कर रहे, तो बैंक डेबिट हो जाएगा, लॉस पीएनएल में डेबिट हो जाएगा, टू अदर असेट्स क्रेडिट होके उतना ब्राइट का अदर असेट्स खत्म हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या है, टेक ओवर के लिए बुक वैल्यूज बदल गए, मेरा पीएनएल का बैलेंस बदल गया, मेरा बैंक बैलेंस बदल गया और ब्राइट के अदर असेट्स मेरे खत्म हो गए। इट विल मेक अ डिफरेंस इन ट्रांसफर एंट्रीज। अच्छा, तो हमारा चेंज क्या होगा, ब्राइट लिमिटेड का बैंक बैलेंस 2.85 दिया है, उसमें 50,000 जोड़ देंगे 0.5, और पीएनएल 4 लाख दिया है, उसमें लॉस 1.25 लेस करेंगे, 2.75 इज नाउ न्यू पीएनएल बैलेंस। देखो ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये इट इज दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ अमलगमेशन, दिस ट्रांजेक्शन इज डन बिफोर अमलगमेशन, दैट इज व्हाट इज सेड इन द क्वेश्चन। मैंने क्या बोला, बिफोर एक्विजिशन, मतलब पहले इसकी एंट्री करो, इसकी एंट्री करके इसके बुक वैल्यूज आप बदल दो, फिर टेक ओवर की अकाउंटिंग करो। और अगर आपने इसको टेक ओवर की अकाउंटिंग का पार्ट मान लिया तो काफी चेंजेस आ जाएंगे आंसर में। बुक वैल्यूज आप पुराने ले लेंगे, चेंज किए हुए नहीं लेंगे, ठीक है। टैली तो वैसे भी होगा, बट जो बोला गया है वैसे नहीं कर रहे आप। फिर बोलता है लाइट एंड ब्राइट विल बी इशूड 80,000 64,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। कोई टेंशन नहीं है, उनको आप पीसी पे कर दो। पीसी तो नेट पेमेंट मेथड 80,000 इंटू 100 8 लैक्स, 64,000 इंटू 100 64 लैक्स, पीसी रेडी हो गया अपना, कुछ ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट और लाइट ब्राइट और ओपनिंग बैलेंस शीट। तो मैंने क्या किया है, इसको बनाने के लिए एक शॉर्टकट यूज किया है। पहले पीसी कैलकुलेट कर लिया 80 लाख 80 एंड 64, आपको लिंक मिल जाएगा, आज नहीं मैं कल सुबह अपलोड करूंगा लिंक, आज सॉल्यूशन अपलोड करूंगा, फिर बैठ के लेट नाइट बैठा हूं अब सॉल्व करने को, इट्स ऑलरेडी लेट नाइट नाउ, इट्स ऑलरेडी 11 o'clock, और कल फिर फाउंडेशन का पेपर है तो फाउंडेशन का सॉल्यूशन भी बनाना है, और मेरे कल लाइव लेक्चर्स भी हैं। तो इसका पीडीएफ का लिंक कल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड करना। बट आपको रिक्वेस्ट है अभी डाउनलोड मत करना, आराम से ये पेपर्स ग्रुप, आप जितना पेपर्स देने वाले हैं पहले वो पेपर्स क्लोज करो, खत्म करो, उसके बाद इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, वेरीफाई करना, ऐसे बीच में बैठ के मत वेरीफाई करना। मैं क्यों डाल रहा हूं, अब मेरा एक प्रोविजन है, रूल है, मैं हमेशा पेपर वाले दिन पेपर सॉल्व करके अपलोड कर देता हूं बच्चों। हाँ, अब बच्चों हमने यहाँ पे ना ट्रांसफर रियलाइजेशन, मैंने क्या किया, टाइम सेव करने के लिए 2 कॉलम बना दिए, लाइट एंड ब्राइट। अब मैंने ध्यान देंगे यहाँ पे एक तो ब्राइट के अदर असेट्स गुम कर दिए, बेच दिए ना अमलगमेशन से पहले। दूसरा, इसका जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसमें 50,000 जोड़ के अमाउंट लिख दिया। तो असेट्स ट्रांसफर किए, लायबिलिटीज ट्रांसफर किए, इधर कैपिटल और रिजर्व्स ट्रांसफर किए। अब इस बात में आप ध्यान देना, इसमें जो मैंने पीएनएल ट्रांसफर किया है वो लॉस एडजस्ट करने के बाद ट्रांसफर किया है, ठीक है। फिर क्या किया, पीसी रिकॉर्ड किया, रेनबो लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पीसी रिसीव किया। अब दूसरे लेजर पूछे नहीं तो सीधा पीसी बांट दिया, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करके हमें प्रॉफिट आया, प्रॉफिट हमने इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर किया, सामने इक्विटी शेयर कैपिटल ने इक्विटी शेयर्स इन रेनबो, हमने इनको पीसी सामने बांट दिया एंड हमारा लेजर टैली हो गया, ऑल डन, टैलीड। और आपको और कुछ पूछा है, बस ओपनिंग बैलेंस शीट है, बना लेना यार, और यही बैलेंस शीट है यार। देखो ये बैलेंस शीट के असेट्स हैं मैंने, अच्छा एक अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है, जब भी पीसी नेट पेमेंट मेथड होता है तो बच्चों आपको गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालना पड़ता है, तो मैंने उसका भी वर्किंग नोट बना के रखा है, और यही बैलेंस शीट है मेरा। मैंने क्या किया, हमने क्या किया, असेट्स दोनों के मर्ज कर दिए। ये असेट्स लेने के टाइम यहाँ पे लैंड बिल्डिंग रिवाइज्ड वैल्यू ले लिया, असेट्स रिवाइज्ड वैल्यू पे लेते हैं परचेसिंग कंपनी के बुक्स में।
अच्छा, और अदर असेट्स में हमने खाली लाइट का लिया, ब्राइट का बेच चुके हैं, और कैश बैलेंस जो हमने लिया उसमें 50 जोड़ के नया वाला लिया। तो ये मेरा नेट असेट्स है 143.75, लेकिन हमने पीसी 144, दोनों का पीसी जोड़ दिया, तो वी आर पेइंग 0.25, 25,000 रुपए का ज्यादा पीसी दे रहे हैं, और वो गुडविल हो गया आपका। और यही आपका बैलेंस शीट है। तो मुझे पूरी उम्मीद है बैलेंस शीट तो आप छाप लेंगे, बना लेंगे। बस यही मैंने, ये फिगर्स हैं वो फॉर्मेट में डाल के लिखने हैं, और जो पीसी आपने दिया है वो आपके शेयर कैपिटल में आ जाएगा, ठीक है। और कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व है तो उसको जरा देख लेना, फिर उसको आपको दिखाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। स्टैट्यूटरी रिजर्व होगा तो शायद है ना, एक नहीं, हाँ स्टैट्यूटरी रिजर्व है ना 2 लाख रुपए का, तो आपको इसको रिजर्व्स में डालना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू इसको डबल एंट्री के थ्रू टैली करना पड़ेगा। चलो बच्चों, तो ये हमारा अमलगमेशन का क्वेश्चन। अब आता है मेरा फेवरेट टॉपिक, कंसोलिडेशन। बहुत ही आसान सम दे दिया, सिंपल, मतलब कितने 14 मार्क्स का ना आपको बोनस है, ये बोनस है पूरा। ध्यान देना है एक दो बातों के ऊपर, बाकी कुछ दम नहीं है इसमें ना। आप अगर देखेंगे, सुपर पेरेंट कंपनी है, क्लियर इज द सब्सिडरी कंपनी, और आप शेयर्स देखेंगे इसके 5 लाख शेयर्स हैं इसके, ठीक है। 75% शेयर्स खरीदे। हमें हमेशा लड़ाई होती है कि रिजॉर्स का प्री पोस्ट करना पड़ता है, रिजॉर्स को डीओए और सब्सिक्वेंट में डिवाइड करना पड़ता है। इसमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ये शेयर्स कभी खरीदे, जिस दिन कंपनी बनाया उस दिन शेयर्स कौन सा है नाम भूल गया, सुपर ने क्लियर के, मतलब डायरेक्टली क्लियर ने इशू ही सुपर को किए थे, समझा कि नहीं। अच्छा, अगर कंपनी बनाया उसी दिन वो कंट्रोल आ गया तो उस दिन तो रिजर्व्स थे ही नहीं, क्योंकि उस दिन कंपनी नया बना था। तो इसका मतलब है डीओए मतलब प्री रिजर्व्स शून्य, जितने भी सब्सिडरी में रिजर्व्स हैं सब पोस्ट रिजर्व्स माने जाएंगे। खत्म, स्टोरी यहाँ पे खत्म कर दिया। अच्छा, उसके बाद ये सेट ऑफ है डेटर क्रेडिटर का। उसके बाद बच्चों एक इन्वेंट्री इंटर कंपनी स्टॉक है 2 लाख का 15%, 30,000 का, लेकिन ये डाउनवर्ड ट्रांजैक्शन है। डाउनवर्ड मतलब ये स्टॉक सुपर ने बेचा है, तो सुपर के प्रॉफिट में से 30 रिवर्स करेंगे, 30,000 है रिवर्स करेंगे, और सुपर का प्रॉफिट मतलब कंसोलिडेटेड पीएनएल में इसका इफेक्ट आएगा। अच्छा ठीक है, चलो मैं फटाफट इसका सॉल्यूशन बना लिया है मैंने, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। इसमें मेरा प्रेजेंटेशन जो है वो चार्ट फॉर्मेट होता है। मैंने शेयर कैपिटल को प्री में ले लिया, और जनरल रिजर्व और पीएनएल ऑफ सब्सिडरी पूरा पोस्ट में लिया, प्री में कुछ नहीं, क्योंकि डीओए इज द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो उस दिन तो कंपनी तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ था, कुछ कमाया नहीं था, तो प्री में नो प्रॉफिट्स। अच्छा, फिर हमने उसको डिवाइड कर दिया, 75% अलग कर दिया, दिस इज फॉर शेयर ऑफ पेरेंट। एमआई को हमने प्री का भी 25% दे दिया, पोस्ट का भी 25% दे दिया, तो एमआई 15, 56, 250। अच्छा, फिर हमने क्या किया, इस प्री के नेट एसेट्स का 75%, अच्छा जनरल रिजर्व का 75%, पीएनएल का 75%, ये सब होल्डिंग के शेयर्स हैं। अच्छा, तो क्या किया ना, हर अमाउंट में पेरेंट का शेयर निकाल के साइड कर दिया 75%। वर्किंग नोट 2 में हमने इन्वेस्टमेंट से वो जो प्री नेट एसेट्स निकाले थे वो हमने कंपेयर किए, 4 लाख का बच्चों गुडविल आ गया। उसके बाद पेरेंट का पीएनएल उठा के उसमें हमने ये जो पोस्ट शेयर है सब्सिडरी का पोस्ट शेयर जोड़ दिया, स्टॉक रिजर्व लेस कर दिया, कंसोलिडेटेड पीएनएल आ गया बच्चों। उसके बाद हमने कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व में क्या किया, पेरेंट का जनरल रिजर्व ले लिया, उसमें सब्सिडरी का पोस्ट शेयर ही निकाल के रखा है, ये हमने जोड़ दिया। दोस्तों क्या होता है ना, आपने जो ये चैप्टर सीखा है तो हर टीचर का यह चैप्टर का फॉर्मेटिंग डिफरेंट होता है, तो मेरे बच्चों को मैं ये फॉर्मेट दिखाता हूँ, इसमें फटाफट 15 मिनट में पूरा सम अपने कैलकुलेशंस क्लोज हो जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से करो, कोई टेंशन नहीं है। फाइनल आंसर्स देखो मैच करेंगे, फाइनल आंसर्स आपके मैच करिएगा।
अच्छा बच्चों, अब मैंने बैलेंस शीट बना के उसको टैली कर दिया, आप टैली कर दीजिएगा। सब डाल दिया मैंने, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कंसोलिडेटेड रिजॉर्व्स में। मैंने नोट्स नहीं बनाए, मैंने कैलकुलेटर पे फाइनल कैलकुलेशंस करके बैलेंस शीट में मेन फॉर्मेट में डाल दिए सब वैल्यूज। अब यहाँ पे खाली एक चीज का आप ध्यान करेंगे, आप जब डेटर क्रेडिटर का सेट ऑफ करेंगे उसमें जरा लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना। 25% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल ऑफ सुपर, 25% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल ऑफ सुपर। चलो सुपर के ट्रेड रिसीवेबल, ये सुपर के ट्रेड रिसीवेबल, इसका 25%, 146 आई थिंक 250, 146 250 जो भी है, 585 इंटू 25%, 146 250, मतलब 146 250 का सेट ऑफ होएगा। बोलता है जो सुपर के ट्रेड रिसीवेबल है उसका 25% जो है वो किसके ऊपर है, क्लियर के ऊपर, क्लियर ना, हाँ क्लियर के ऊपर है। तो इसका मतलब है उतना क्लियर में ट्रेड पेएबल में होगा। सेट ऑफ करेंगे, सेट ऑफ का अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ट्रेड पेएबल का 25% निकाल दे, आई डोंट नो किसका निकाल दे, बट इट शुड बी 25% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल ऑफ सुपर। तो सुपर का टीआर का 25%, ये है सेट ऑफ का अमाउंट। ध्यान देना, ये मिस्टेक होने वाली चीजें हैं, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं। और स्टॉक में से स्टॉक रिजर्व आपने लेस करना पड़ेगा। बाकी तो ठीक है, गुडविल वुडविल सब हमने पोस्ट कर दिया, एवरीथिंग इज ऑल राइट एंड इजीली, वेरी वेल डन। बच्चों अगला सम स्टार्ट करते हैं। बायबैक बहुत ही सिंपल सा सम था, कोई कंडीशंस चेक नहीं करने हैं, खाली आपको बोला बायबैक की एंट्रीज पास करो। आपने 20% बायबैक किया, आपके टोटल 4 लाख शेयर का 20% होता है 80,000, 80,000 शेयर बायबैक करेंगे, उसका 8 लाख रुपए का आपका फेस वैल्यू आता है, 4 लाख रुपए का आपका प्रीमियम आता है। और यहाँ पे आपने कोई फ्रेश इशू नहीं किया तो पूरा 8 लाख का सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। और आप अगर ध्यान से देखेंगे आपके पास रेवेन्यू रिजर्व पड़ा है, आप उसमें से सीआरआर क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहे तो पीएनएल से भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। डोंट डू इट फ्रॉम कैपिटल रिजर्व। तो आपने वो रेवेन्यू रिजर्व से निकालना है और आपको 4 लाख का सिक्योरिटीज प्रीमियम जो देना है, आप वो सिक्योरिटीज प्रीमियम से निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल अकाउंटिंग इसका कर दिया हम लोगों ने। पहले हमने इन्वेस्टमेंट्स बोला बेचने का है, तो बैंक पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट 8 लाख रुपए का लॉस में बेचा, सीआरआर क्रिएट किया रेवेन्यू रिजर्व्स में से। फिर बायबैक की 2 एंट्रीज की, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन बायबैक टू शेयर बायबैक या टू शेयर होल्डर अकाउंट टू बैंक, पे कर दिया 12 लाख रुपए। और आपका जो प्रीमियम ऑन बायबैक है वो हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर दिया, ये हमारा लॉस है, राइट ऑफ कर दिया। बहुत ही आसान सा सिंपल 4 मार्क के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया था। दोस्तों आज का मैं आखिरी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, वो है ब्रांच। मैं सब टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहा हूं, जस्ट फोकसिंग ऑन दी प्रैक्टिकल सम्स। मतलब मैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाले क्वेश्चंस है ना वो डिस्कस नहीं करता हूं, आई एम नॉट डूइंग दैट, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ब्रांच में। इंडिपेंडेंट ब्रांच है और बोला है कि आपको ब्रांच के बुक्स में एंट्रीज पास करनी है, कुछ रेक्टिफिकेशन करनी है, ठीक है। कर लेते हैं। 6 एंट्रीज हैं और आई थिंक 6 मार्क्स हैं, 6 एंट्रीज हैं, 1 मार्क 1 एंट्री, 1 एंट्री 10 सेकंड में हो जाता है। इतनी आसान एंट्रीज हैं अगर आपने इंडिपेंडेंट ब्रांचेस अच्छे से किया है तो बच्चों। चलो देख लेते हैं। अगर आपको हमारा पूरा का पूरा ये लेक्चर, पूरा कैलकुलेशंस पूरा अच्छा लगा, प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज लाइक बटन भूलिए मत। हमने बहुत एफर्ट डाल के ये लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं। प्लीज पुट अ लाइक बटन इफ यू रियली लाइक दी सॉल्यूशंस, बिकॉज ये इंटर है, कितना भी कोई भी टीचर हो, किसी भी टीचर का डेयरिंग नहीं होता है कि सेम डे को पूरा सॉल्यूशन रिव्यू देना अलग बात है, 10 मिनट बात कर लिया, बट पूरा सॉल्व करके देना एक चैलेंज रहता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस में ट्रिक्स रहते हैं, ठीक है ना। तो हमें उनको पकड़ के सॉल्व करना रहता है, ठीक है ना। तो प्लीज अगर आपको अच्छा लगा तो डू शेयर, डू सब्सक्राइब। हम लोग
ऑन अ रेगुलर बेसिस सीए इंटर के रिवीजन लेक्चर्स, सीए इंटर के मॉक पेपर्स, आरटीपीज, एमटीपीज, कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस बच्चों देते रहेंगे, रिवीजन के लिए आपको पोस्ट करते रहेंगे। एज ऑफ नाउ आई एम बिजी इनटू सीए फाउंडेशन अकाउंट्स लेक्चर्स। इस साल I have focused more on CA foundation. I teach from foundation to final CA and CMA all levels in Mumbai and Thane. चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। कमीशन अब बोलता है 7,500 रुपए का इनकम है टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस, स्टिल नो एंट्री पास्ड इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। ये कमीशन एचओ ने ब्रांच को दे दिया, तो ब्रांच शुड पास द इनकम, तो ब्रांच क्या करेगा, एक मिनट, कमीशन इनकम ऑफ allocated to branch by head office but no entry passed in the books of branch। इसकी एंट्री एक्चुअली मैंने इसको रेक्टिफाई करता हूं। कमीशन देखो ब्रांच का इनकम है, कमीशन allocated to branch by head office, no entry passed in the books of branch, तो ब्रांच should credit the commission account and debit the हेड ऑफिस अकाउंट। 7,500 देखो ब्रांच क्रेडिट करेगा इनकम को, और एचओ अकाउंट इज अ कंट्रोल अकाउंट, तो वो आप ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दो और उसको टैली करने के लिए कंट्रोल अकाउंट यूज करो। आप उसको रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, चीजों का लॉजिक लगा सकते हैं, बट बेस्ट लॉजिक बता रहा हूं आपको। एचओ एंड ब्रांच अकाउंट कंट्रोल अकाउंट्स हैं। दो एंटिटी, एक एंटिटी के दो यू कैन से ब्रांच और एचओ को आपस में कनेक्ट करने के लिए कंट्रोल अकाउंट यूज किए जाते हैं, और लास्ट में जब आप कंसोलिडेशन करते हैं तो वो कंट्रोल अकाउंट्स जीरो हो जाते हैं। तो आप इसको बोलेंगे एंट्री कंप्लीट करने के लिए वी यूज कंट्रोल अकाउंट्स। ठीक है, तो आपका अगला एंट्री होगा हेड ऑफिस पेड 12,000 डायरेक्टली टू वन ऑफ द ब्रांच सप्लायर, इंटीमेशन रिसीव्ड बाय ब्रांच ऑन रिकंसिलिएशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट विद इट्स बुक्स। हेड ऑफिस ने पेमेंट किया ब्रांच के सप्लायर का, ब्रांच ने एंट्री नहीं किया, तो ब्रांच क्या एंट्री करेगा, क्रेडिटर ब्रांच का कम हुआ तो डेबिट क्रेडिटर एंड क्रेडिट हुम हेड ऑफिस, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिटर, क्रेडिट द गिवर एचओ। रेक्टिफिकेशन एंट्री 3 8500 रेमिटेंस। देखो रेमिटेंस ब्रांच ने एचओ को दिया है, तो एचओ ने एंट्री पास नहीं किया, तो एचओ कैश इन ट्रांजिट की एंट्री करेगा, ब्रांच कोई एंट्री पास नहीं करेगा। ब्रांच पेड 9800 सैलरी ऑफ एचओ एम्प्लॉय, तो ब्रांच ये ना अपने बुक्स में गलती से रिकॉर्ड किया है, तो वो अपने बुक्स में सैलरी को क्रेडिट कर देगा और एचओ को डेबिट मार देगा। ठीक है ना, अपने बुक्स में से वो खर्चा हटा देगा। उसके बाद है ब्रांच परचेज फर्नीचर फॉर 18,000 थ्रू चेक बट द फर्नीचर अकाउंट वाज रिटेन्ड इन द बुक्स। देखो अगर ब्रांच ने पे किया तो ब्रांच में बैंक क्रेडिट होगा, बट फर्नीचर डेबिट नहीं होगा, क्योंकि फर्नीचर एचओ के बुक्स में अकाउंट मेंटेन करना है, तो एचओ विल डेबिट फर्नीचर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, थ्रू कंट्रोल अकाउंट उसको कंट्रोल अकाउंट के थ्रू कंप्लीट कर देंगे, टैली कर देंगे, डेबिट मार के एचओ अकाउंट में। और ब्रांच इंकर्ड 5500 बिहाफ ऑफ ब्रांचेस, दिस ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। नॉट रिकॉर्डेड, ऐसा नहीं बोला है कि गलत रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो हमने कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा, एंड ये दूसरे ब्रांच का खर्चा है, तो हम लोग दूसरे ब्रांच को डेबिट नहीं करेंगे, हम एचओ को डेबिट करेंगे। हम जो भी इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन है एचओ के थ्रू रूट करते हैं, स्पेशल सम्स आपने इसके ऊपर किए हैं, तो एंट्री विल बी एचओ टू कैश। तो दोस्तों यहाँ पे हम हमारा एक सेशन खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपने सही से आंसर्स लिखे होंगे। हम अगले सेशन में फिर से मिलते हैं, हम वापस आएंगे कॉस्टिंग का रिव्यू के साथ। कॉस्टिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं लास्ट 23 ईयर्स से कॉस्टिंग पढ़ाते आ रहा हूँ, अकाउंट्स कॉस्टिंग दोनों मेरे फेवरेट हैं। तो कॉस्टिंग के रिव्यू के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट पेपर, कीप वर्किंग हार्ड। फ्रॉम दिस साइड गुरमुख रागानी signing off. Thank you.